Get familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। ये सेकंड लास्ट यूनिट है आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट की या फिर एसएसटी सब्जेक्ट की ज्योग्राफी यूनिट की, और इसके बाद एक और यूनिट बच रही है, फिर आपका ज्योग्राफी खत्म। तो पहले चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक इन द चैप्टर पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कितनी तरह की इंडस्ट्रीज उसको पूरा क्लासिफाई करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो अफेक्ट करती हैं जहाँ पे इंडस्ट्री हो या कहाँ पे ना हो, मतलब इंडस्ट्री की लोकेशन अफेक्ट करती हैं वैसे फैक्टर। फिर देखेंगे हम इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, ये एक टर्म है। फिर अगली टर्म है इंडस्ट्रियल रीजन। फिर अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। फिर उसके अंदर आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद आप देखेंगे जमशेदपुर और पिट्सबर्ग। जमशेदपुर आपका इंडिया के झारखंड का सिटी है, और फिर ये पिट्सबर्ग आपका यूएसए का एक सिटी है। अगला है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये एक अहमदाबाद गुजरात का सिटी है। एक ओसाका आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ इंडिया है। फिर देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। आईटी क्या हो गया, आईटी मतलब जैसे जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जिसमें ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आचार्य या बहुत से लोग काम करते हैं, जितना भी आजकल बाहर का काम हो रहा है हमारी कंट्री में भी आईटी। तो ये थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर लगेगा आपको, लेकिन इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चीज़ें आती हैं, इतनी भयंकर बड़ी चीज़ें नहीं आती। ये सारी चीज़ें कहानियों की तरह बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो देखना, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन एक एक मिनट एक एक सेकंड आपका बहुत ही वर्थ इट होगा। चलो फिर देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी, जिसमें आप रॉ मटेरियल उगाते हो या ग्रो करते हो या कहीं से लाते हो। दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसको आप उस रॉ मटेरियल को ऐसी चीज में कन्वर्ट करते हो कि वो ज्यादा यूजफुल रहे लोगों के लिए। और तीसरा होता है आपका टर्शरी, जो कि आपको फाइनेंशियली ट्रांसपोर्ट या फिर बाकी चीजों में हेल्प करती है। तो इंडस्ट्री इसमें आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, मतलब कि ये रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं किसमें, ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि मोर वैल्यू मतलब ज़्यादा यूजफुल है पीपल, मतलब हम लोगों के लिए। एग्जांपल पल्प। अब जैसे मान लो आपके सामने पेड़ है, आपने पेड़ देखा, उसमें से पल्प है देखा आपने, ठीक है। तो आप उसको कैसे यूज करोगे, आपके लिए उसका कोई यूज ही नहीं है। लेकिन अगर उसी पल्प को पेपर में बदल दें और पेपर से नोटबुक बन जाए, तो आपके लिए वो कितना यूजफुल है। तो ये काम करती है आपकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी, चेंजेस रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। अब इंडस्ट्री आ गया, डिफाइन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को डिफाइन करो, तो आप क्या लिखोगे, इंडस्ट्री रिफर्स टू द एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये सिंपल थियोरेटिकल डेफिनेशन होगी जो कि हर टीचर को चाहिए। क्या कर सकते हैं नंबर के लिए। फिर इसमें एग्जांपल लिख लोगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। अब ये तीनों में डिफरेंस बताता हूँ मैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल लाया, उससे प्रोडक्शन किया, कुछ नया बनाया। कोल माइनिंग इंडस्ट्री क्या करती है, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है, एक्सट्रैक्ट करती है कोल, कहाँ से, माइन से, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री ये क्या करती है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी, ये नहीं कि कुछ एक्सट्रैक्ट करेगी या कुछ प्रोड्यूस करेगी, नहीं, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी पूरी अच्छी तरीके से। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप। ये ऐसी तीन टर्म है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आप लिखते होगे, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप। तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल, जितना आप उगाते हो। फिर दूसरा मिनरल, जो आपको माइनिंग करते हुए मिलेगा, उसका आप कुछ और बनाओगे। तीसरा हो गया मरीन, जो आपको सी समुद्र से जो चीज़ें मिलेंगी। तीसरा हो गया आपका फॉरेस्ट बेस्ड, जो आपको फॉरेस्ट से चीज़ें मिलेंगी। इसी रॉ मटेरियल चेंज होता गया, इंडस्ट्रीज चेंज होती गई, उसी में हमने क्लासीफाई कर दिया।
ठीक है, समझ में आया? अब इसको डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होगी? यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। ठीक है जी, समझ आ गया। एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्री। ये सारी कहाँ से मिलेंगी? जब हम प्लांट और एनिमल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होगी? यूज मिनरल ओर्स एज ए रॉ मटेरियल, सिंपल। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। अब इसका लाइन का क्या मतलब हुआ? द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये ऐसे चीजें निकालती हैं जो कि दूसरी, ऐसी चीजें प्रोड्यूस करती हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा, या तो कुछ और। जैसे एग्जांपल है आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री ने आयरन निकाला आयरन ओर से, तो ये मिनरल इंडस्ट्री होगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। लेकिन मान लो एक ऐसी इंडस्ट्री जो कील बनाती है, नेल, ठीक है, या कोई पाइप बनाती है, तो वो आयरन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा, वो आयरन और नहीं ढूंढने जाएगा, वो आयरन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा, तब जाके उसकी आयरन की पाइप बनेगी, आयरन की रॉड बनेगी। इसलिए ये लाइन दी गई है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये ध्यान देना और याद रखना। फिर आ गया मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, तो ये क्या होगा? यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल, जाहिर सी बात है। एग्जांपल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सी फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, ठीक है जी। फिर है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसमें क्या यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल। एग्जांपल पल्प, पल्प से पेपर बना दिया, फर्नीचर, बिल्डिंग, फार्मास्यूटिकल्स भी, ठीक है। फिर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब साइज के बेसिस पे कैसे? रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ लेबर्स मतलब नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब साइज के बेसिस पे क्या? साइज आप बोलोगे तो आपको क्या समझ आ रहा है? जो जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी लैंड होगी। हाँ, तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? अब बड़ी लैंड है तो बड़े लेबर भी लगेंगे, बड़े लोग लगेंगे काम करने में, ये भी एक पॉइंट है। तीसरी चीज, अब जब बड़ी जगह है तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो यहाँ से कैपिटल का मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल का मतलब है आप पैसा आप कितना लगा रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी ज्यादा लगेगा। तो बड़ी चीजों में हमने क्या सोचा? छोटी चीज इसमें क्या होगी? छोटी जगह, छोटे लेबर, कम लेबर और कम इन्वेस्टमेंट। और बड़ा, बड़ी जगह, बड़ी लेबर और बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया इसका साइज। और हाँ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अब छोटी जगह है तो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, अब बड़ी जगह है तो वहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें हमने दो जगह बैठा, एक स्मॉल एक लार्ज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या हो गया? यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब भैया पैसे नहीं है तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। अब एग्जांपल कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड। ये जैसे ये आंटी जी और अंकल जी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चाहते थे ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीनरी के तौर पे भी हो सकता है, लेकिन ये खुद मैनुअली कर रहे हैं। ये कुछ टूल यूज कर रहे हैं लेकिन मशीन थोड़ी ना यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी, पैसे नहीं है तो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। बाय द आर्टिशियंस, ठीक है। बास्केट वीविंग, पोटरी, सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग हो गया, सिल्क वीविंग ये देख लो आप, पॉटरी ये हो गया, ये भी सब हाथ से बने हुए हैं, ठीक है। बास्केट वीविंग, जो बास्केट बनते हैं ना कहीं, वो बैम्बू के उससे वो होता है, वो भी वो लोग खुद बनाते हैं हाथों से। फिर आगे आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज हायर एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी इज यूज। जाहिर सी बात है, अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बनने के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिए। ये गाड़ी थोड़ी हाथ से बना दोगे, अब सब कोई तो टार्जन नहीं होते, जाहिर सी बात है। तो सब कोई हाथ से नहीं बनाएंगे अब सब, और इतनी वॉल्यूम में बननी है गाड़ियां, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए और कैपिटल ज्यादा चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी, ये सब। और बाकी चीजें मैंने आपको समझाई दी थी और डेफिनेशन भी दे दी आपकी नोट्स के लिए, ठीक है। हाँ, नोट्स से याद आया, नोट्स नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, पूरे फुल पीडीएफ नोट है, इसी के पूरी पीडीएफ बना दी है, कोई भी उसमें गलती नहीं है, कोई एनसीईआरटी भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वो नोट्स कर लेते हो, देखा जाए तो एनसीईआरटी से मैंने छाट छाट की चीजें नहीं है, जो तुम हाईलाइट करते हो वो मैंने पहले से ही हाईलाइट करके तुम्हें दे दी है। अब उसमें से भी तुम कुछ हाईलाइट मत कर देना, वो मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब देखते हैं थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप से हमें क्या समझ आता है? एक तो प्राइवेट और दूसरा गवर्नमेंट, दो चीजें तो वैसे ही समझ आती हैं, इसमें और दो चीजें हैं।
जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। अभी देखते हैं क्या है। प्राइवेट क्या है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, समझ आ गया। मतलब या तो ऐसा कह लो ये अंबानी जी चला रहे हैं, या तो कह लो रिलायंस चला रहा है, समझ रहे हो ना। तो कोई प्राइवेट यूनिट चला रही है, कोई उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। एग्जाम्पल में भी देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड आईटीसी लिमिटेड। ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर मतलब वही गवर्नमेंट वाला सीन, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से गवर्नमेंट है, और वो ऊपर वाला पूरी तरीके से प्राइवेट है। अब ये जॉइंट सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कि इसमें कुछ हाथ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का भी रहेगा, और कुछ हाथ प्राइवेट का भी रहेगा। इसे हम बोलेंगे सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसमें आ गया आपका जॉइंट सेक्टर। तो ये क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड। मतलब इसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट भी लगाती है, कुछ पैसा आपकी प्राइवेट सेक्टर भी लगाता है। फिर आ गया कोऑपरेटिव सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर्स और बोथ। मतलब कि ये एक नया टर्म है जो पहली बार इस दुनिया में पढ़े हैं। तो कोऑपरेटिव में क्या हो गया, हमने तो ये सुना है या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट, लेकिन इसमें क्या है, जो मिल्क प्रोड्यूसर, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, मान लो कोई किसान ही है, उसको वो किसी बिजनेसमैन को बेचता है, फिर वो दुगने दाम में बेच रहा है, तो उसको ये चीज पता चल गई, चलो जी हाँ पता चल गई। अब उसे दिखा कि हमें तो फायदा है इस बात का, अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो वर्कर्स के साथ मिलके या खुद ही वो चीजें सेल करेगा डायरेक्टली टू द हम लोगों के, टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट है। ऐसे ही किसी ने उठाए होंगे कदम, ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, आनंद मिल यूनाइटेड लिमिटेड और सुधा डेयरी, दोनों का नाम सुना होगा। अब आता है भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब चलो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम उठे सुबह सुबह, अब मैंने बोला चलो इंडस्ट्री खोलो तुम, तो तुम बोलोगे भैया ऐसे थोड़ी खोल लेंगे, कुछ चीजें तो चाहिए मेरे को, ये कहाँ खोलना है, ये क्या चाहिए तुम्हें खोलना, तो मैं पूछूंगा तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए, तुम सीधा बोलोगे पहले मुझे चाहिए पैसा। ठीक है जी, तुम्हें पैसा मिल गया। फिर बोलोगे अब मैं अकेला थोड़ी बेचा रहूंगा, मुझे चाहिए लेबर, काम करने की लेबर भी मिल गई। फिर तुम्हें चाहिए, चलो कुछ भी खोलोगे, कुछ सोचोगे तो मुझे क्या खोलना है, तो हम चलो सोचते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक पेन खोलेंगे, तो प्लास्टिक पेन बनाएंगे। प्लास्टिक पेन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल भी मिल गया, चलो तीन चीजें हो गई। फिर तीसरी चीज, चौथी चीज आती है पावर। पावर क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब सारी चीजें आज के टाइम में बिना बिजली के तो हम कोई चीज सोच ही नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। चार चीजें होगी। अब हवा में तो नहीं खड़ी कर दोगे, या घर में इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर दोगे, उसके लिए लैंड चाहिए। पांचवी चीज लैंड मिल गई। अब मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए, या रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। अब आप किसी हिमालय पर्वत में थोड़ी जाके इंडस्ट्री बैठा दोगे जमीन के चक्कर में, ऐसी जगह ही बैठाओगे ना जहाँ मार्केट पास में हो। पास में मतलब कि 2-10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इतनी दूरी में। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को खोलने के लिए, या किसी ऐसा कहें कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं। अगर तुम इस जगह पे, कोई भी जगह पे अगर इंडस्ट्री सेटअप करने की सोच रहे हो, तो तुमको ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है। अब आता है आपकी टर्म इंडस्ट्रियल सिस्टम, आ जाएगा डिफाइन इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये भी पढ़ लेना, छोटा सा, ये कुछ नहीं है तो देखने में लग रहा है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब बेसिकली ये है, सिंपल भाषा में बोले तो इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता है। अब मैं बोलूँ तुम्हारे को कि तुम्हें एक प्रेजेंटेशन, मतलब तुम्हें कुछ, चलो तुम्हें पेन ही बनाना है। ठीक है। अब पेन के लिए तुम्हें कुछ रॉ मटेरियल इनपुट करने पड़ेंगे। अब मशीन में वो कुछ 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 होगा, तब जाके आउटपुट में तुम्हें पेन मिलेगा। फिर क्या हुआ, तीन चीजें हुई, एक तुमने इनपुट किया, मशीन ने प्रोसेस किया, फिर तुम्हें आउटपुट दे दिया। तो एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट और प्रोसेसेस एंड आउटपुट। ठीक है। अब इनपुट इंक्लूड रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। इन्वेस्टमेंट करोगे तो लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।
और रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट से इंडिया। फिर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब कि उस बेसिक से प्लास्टिक को उसने प्लास्टिक पेन में बदला, इस प्रोसेस को हम प्रोसेसेस के अंदर आ गया, जाहिर सी बात है। एंड द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। मतलब आउटपुट तुम किसे बोलोगे? वो जो पेन निकला, अब तो वो जो बेच के जो पैसा आया उसे तुम बोलोगे आउटपुट। इनपुट में सारी इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस तुम्हारी मशीन ने की उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, और आउटपुट से पैसा ही पैसा। ठीक है, चलो अब देखिए इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रीजन क्या है? When a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness, they make a industrial region। अर्थात मतलब कि मान लो मैं मान लो एक जगह रहता हूँ, ठीक है, अकेला रहता हूँ, पूरे 10 किलोमीटर में कोई नहीं रह रहा उसमें। तो मेरी बिजली की बिल आ रही है मान लो 1000 रुपये, ठीक है। फिर मेरे बगल में एक और बंदा आ गया रहने, मैंने बोला चल आजा रह ले। तो अब हम लोग दोनों मिलके रह रहे हैं, हमारा राशन पानी भी मिलके हो जा रहा है। तो मेरे को खर्चा बहुत कम पड़ रहा है, मेरा बिजली बिल भी आ रहा है 1400। तो पहले आ रहा था 1000, अब आ रहा है 1400। भैया बोलोगे अब तो ज़्यादा ही आ रहा है, लेकिन अब वो क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो क्या होगा? 700 ईच, 300 का फायदा उसको भी मुझको भी, और बाकी ग्रोसरीज में फायदा, बाकी और चीज़ों में फायदा, बाकी हेल्थ के लिए फायदा। तो मतलब बहुत से बेनिफिट्स हैं। सिर्फ हम ही दोनों को इतने बेनिफिट्स हैं, तो अगर हम इंडस्ट्री आजू बाजू करें, और वो भी एक दो नहीं, पूरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लगा दें, कितना फायदा होगा? तो यही फायदा अगर जब होता है, when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness, they make an industrial region। तो उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? वो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका पूरा, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। याद करने की बोलूँ तो कोई जरूरत नहीं है, बस सुन लो मेरी तरह। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, फिर से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन जो भी बोलते हैं, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ठीक है, तो देखो इसकी प्रैक्टिस कैसे करना, ऐसे 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 अपना मैप बनाना, तो फिर उसको बताते हैं। अब सुनो, ये अगर गलती से एग्जाम में आ भी गया तो कैसे आएगा? ये तुम्हारा बन गया इंडिया का मैप। वैसे ऐसे नहीं आना चाहिए, पता नहीं, लेकिन टीचर का कोई भरोसा नहीं। हाँ, ये तुम्हारा इंडिया का मैप बन गया। अब पूछेंगे वो कि इसमें लोकेट करो तो इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं? शायद, वैसे इसमें से आता नहीं है, लेकिन फिर भी। तो इंडिया, तो इसमें आ गया मुंबई पुणे क्लस्टर। अब मुंबई पुणे क्लस्टर क्या है? तुम्हें पता है मुंबई यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं गोवा पड़ता है, इतना सा ज़्यादा बड़े कर दिया, तो यहाँ कहीं मुंबई पड़ेगा, तो तुम इधर मार्क कर लेना है। तुम 10-15 पॉलिटिकल मैप लेके बैठो, ठीक है, तो तुम ये मुंबई पुणे मार्क कर दिया। अब आ गया बैंगलोर तमिलनाडु। बैंगलोर तमिलनाडु के लिए तुम यहाँ, यहाँ है तुम्हारे तमिलनाडु, तो जाहिर सी बात है यहीं के आसपास बैंगलोर होगा, तो ये मार्क कर दो। ये हो गया तुम्हारा बैंगलोर तमिलनाडु। फिर आ गया हुगली, ये तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अहमदाबाद बड़ौदा रीजन। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन ये आपका गुजरात है, तो गुजरात में ही होगा अहमदाबाद बड़ौदा रीजन। बड़ौदा बड़ौदा, अब तो वडोदरा हो गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका अहमदाबाद वडोदरा रीजन। ठीक, और हुगली वैसे यहाँ था, वेस्ट बंगाल होता है यहाँ पे, उसमें कहीं भी मार्क कर देना, थोड़ा सा बड़ा कर देना अगर याद ना आ रहा हो तो। ठीक है, फिर आता है आपका छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर कहाँ है? सॉरी, हाँ, विशाखापट्टनम और गुड़गांव दिल्ली। गुड़गांव दिल्ली है आपका यहाँ पे, और विशाखापट्टनम यहाँ नीचे होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे ये चीजें याद कर लेना, वरना पर्टिकुलर को याद करने की जरूरत नहीं है। छोटा नागपुर आपका है वहाँ, कहाँ था? हाँ, जमशेदपुर। जमशेदपुर एरिया, जमशेदपुर है आपका झारखंड में, यहाँ के आसपास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब हमने मेजर इंडस्ट्रीज को कैसे बांटा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है,
द आयरन एंड तुम हिस्ट्री में भी बहुत कुछ पढ़ोगे आयरन एंड स्टील किसको के बारे में। द आयरन एंड स्टील and textile industry are the older industries while the information technology is an emerging industry। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, तुम्हें भी पता होगा आयरन और स्टील और टेक्सटाइल जो है वो पुरानी इंडस्ट्रीज है, लेकिन आईटी तो अभी अभी आया है। अभी अभी का मतलब ये नहीं कि कल रात में आया, अभी अभी का मतलब है 20 15 20 25 30 सालों पहले आया है। ठीक है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री whose प्रोवाइड whose products are used as raw material for other industries। फीडर मैंने बताया इसके प्रोडक्ट्स अदर इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल होते हैं जो ये आउटपुट देता है। The inputs of these industries include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with labor, capital, sites and other infrastructure। ठीक है जी। The process of the converting iron ore into steel involves many stages। बहुत बहुत स्टेजेस में ये चीज होती है। कैसे? द रॉ मटेरियल पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस, एक बहुत बड़ी सी एक फर्नेस होती है जिसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। अलग अलग स्टेजेस मतलब मान लो एक इतना बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ऐसे बना रहता है कैबिनेट टाइप। पढ़ोगे आगे साइंस में ही पढ़ोगे। उसमें यहाँ से मान लो आपका डाल दिया आयरन हो, ये तो मैं बहुत छोटा बना रहा हूँ, उन लोग की बड़ी होगी। जैसे कुछ गरम वरम होके ये लास्ट में आपको आउटपुट जो मिलेगा यहाँ पे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब गलाना, मेल्टिंग मतलब पिघलाना, ये फर्क होता है स्मेल्टिंग और मेल्टिंग। तो उसको गला देते हैं। गला दिया तो तुम कोई भी शेप दे सकते हो। ठीक है। तो आगे आपका फिर इट इज देन रिफाइंड, अब उसको रिफाइन कर देते हैं। ठीक। कोई भी चीजें पहले आप गंदी करी, वो तो क्योंकि आयरन और निकला है ना, और उसको रिफाइन भी तो करेंगे। रिफाइन कर दिया और फिर द आउटपुट ऑब्टेन स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल। तो आपको स्टील रॉड बनानी, ये तो स्टील बना के दे देगा। अगर आपको स्टील रॉड बनानी तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? स्टील। ठीक है। फिर आयरन स्टील के बारे में कुछ। Steel is often called the backbone of the modern industry। Most important, सबसे ज़्यादा important है, fill in the blanks में आ सकता है। Steel is often called the backbone of the modern industry। Daily use tools, ships, trains, trucks, autos are made largely of iron and steel। ठीक है। ये स्टील की जगह आयरन भी लिखते हैं ना, आयरन एंड स्टील इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब ऐसा इसको क्यों बोलते हैं? फीचर्स ऑफ स्टील क्यों बोलते हैं? स्टील इज टफ एंड इट कैन easily be shaped, cut or made into wire। ठीक है जी। Special alloys of steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminium, nickel, copper। ठीक है जी। Alloys give steel unusual hardness, toughness or ability to resist rust। इतनी भाषा आती नहीं, स्मॉल स्मॉल भाषा में मतलब छोटी छोटी भाषा में सुन लो कि इजीली स्टील जो इजीली कट हो जाता है, इजीली थिन मतलब मेलेबल। वो जो मैंने मेटल एंड नॉन मेटल वाले सेक्शन में पढ़ा था वो सारी चीजें मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, ये होता है वो होता है। अलॉय, अलॉय क्या है? मतलब एक किसी चीज में दूसरी चीज मिला के कुछ अच्छी सी चीज बन जाए तो होता है अलॉय। ठीक है। बेसिकली तुम ये लिखना है ना, अगर इसमें अगर रीजन में आगे कि बैकबोन ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं, तो तुम ये लिखना है कि वो हर जगह यूज होता है। डेली यूज टूल्स में, शिप, ट्रेन, ट्रक्स वगैरह वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज है इसका। और फिर ये ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे जगह एज अ रॉ मटेरियल यूज हो सकता है दूसरी इंडस्ट्रीज में। और स्टील के कुछ फीचर लिख देना कि वो टफ होता है और उसके अलॉय बहुत अच्छे होते हैं। और अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, ठीक है, टफनेस और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। ये सारी चीजें बना बना के लिख देना। अब कुछ टाइमलाइन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री लोकेशन, मतलब कुछ हिस्ट्री बता दी है इस चैप्टर में, जो कि तुम्हें फिर बोल रहा हूँ कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं जो चीजें यहाँ मार्क करी हुई है यहाँ पे, ये दो कुछ याद कर लेना वरना कोई जरूरत नहीं है। बिफोर 18,000 AD, जो कि 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available। पहले पहले क्या, आज भी वैसी जगह इंडस्ट्री लोकेट की जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और वाटर इजीली अवेलेबल हुआ। Between 1850 to 1900 AD, the ideal location for the industry was near coal fields and close to channels and railways। अब तुम सोचो रेलवे के पास क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। कोल फील्ड्स के पास मुझे लगता है बिजली की वजह से, पावर सप्लाई की वजह से होगा। चैनल वही वाटर सप्लाई। सॉरी। हाँ, अब आता आफ्टर 1950
Iron and steel industry began to be located on a large scale of a flat land near seaports because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. मतलब भैया अब तुम कुछ शुरू करोगे थोड़ी सी चीज से, अब हमेशा थोड़ी उतना ही बेचोगे। अब तो कुछ ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, हमने देखा जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है वैसे हमें ज्यादा डिमांड बढ़ती जाए। अब डिमांड बढ़ती जा रही है तो रेलवे से ज्यादा नहीं बेच सकते, अब तुम्हें सी से बेचना पड़ेगा, शिफ्ट पे भी जाएगा। तो तुम बेसिकली बस ऐसे याद कर लेना, अगर गलती से टीचर दे देता है एग्जाम में, वैसे मुश्किल है कि 1800 से पहले क्या था, तुम वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करते थे जहाँ पे तुम्हें रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर मिलेगा। आज भी तुम ऐसा ही करोगे अगर तुम शुरू से शुरू कर रहे हो तो। फिर 1850 से 1900 में क्या हुआ, तुमने ऐसी जगह देखी जहाँ पे रेलवे है, कोल फील्ड है या फिर कैनल के पास है, बेसिकली वही ट्रांसपोर्ट वगैरह देखा हमने। फिर 1950 के बाद हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छे से, हमें डिमांड आने लगी तो हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो उसे अब सी से भेजना पड़ेगा, तो हमने सी के पास जगह ढूंढनी शुरू कर दी। ठीक है। अब लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, कौन कौन से बेसिकली मेन में, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। इतना याद हो कर लेना वरना कोई गलती नहीं, जैसे हो जाना चाहिए जर्मनी, यूएसए, जापान, चाइना, रशिया। चाइना और जापान का तो वैसे ही फेमस है, यूएसए भी फेमस ही चल रहा है। रशिया तो अपने ही ऊपर है, जर्मनी उधर से साइड है। ठीक है। लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। अब भिलाई, भिलाई क्या है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। कानपुर कहाँ है, ये भी वेस्ट बंगाल में। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। बोकारो, जमशेदपुर, झारखंड। ठीक है। फिर अगला आता है आपका अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर कहाँ है, कुछ नाम है ये। भागरवती एंड विजयनगर इन कर्नाटक और विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु। ठीक है। अब आता है, मैंने बोला था एक सिटी के बारे में पढ़ेंगे इंडिया की और एक पढ़ेंगे बाहर की। तो अब आता है जमशेदपुर। जमशेदपुर मैंने बताया कि झारखंड में है। हाँ, तो बिफोर इंडिपेंडेंस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि टिस्को है कंपनी लिमिटेड, वाज द ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री विच वाज प्राइवेटली ओन्ड। मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले एक टिस्को एक ऐसी कंपनी थी जो प्राइवेटली ओन थी। प्राइवेटली उससे पहले अगर होंगी भी तो सारी गवर्नमेंट की होगी। ठीक है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ठीक है जी। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट काशी, काशी, हाँ काशी, काशी नहीं, काशी, नियर द confluence of the rivers सुबर्णा, क्या है, सुबर्णरेखा and Harkai in Jharkhand. Later on, Kashi was renamed as जमशेदपुर। काशी और जमशेदपुर एक ही चीजें हैं। तो ये क्या क्या हुआ इसको, जो कि 1907 में स्टार्ट हुआ था काशी में, जो कि था किस रिवर के पास, सुबर्णा रेखा एंड खारकाई, जो कि झारखंड से बहती है वहां पे। लेटर ऑन काशी को हमने रीनेम कर दिया जमशेदपुर, जैसे आजकल कई जगह रिन्यू हो रही है, उस टाइम पे भी हुई होंगी। तो वाई काशी वॉज चूजन टू सेट अप स्टील प्लांट, मतलब कि काशी ही क्यों चुना गया स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए, क्योंकि दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। अब इससे क्या पता चलता है, ट्रांसपोर्टेशन। फिर है इट वॉज क्लोज टू आयरन ओर एंड कोल मैंगनीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता। इट प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, कोलकाता में उसे मार्केट मिल रहा था, आयरन ओर वगैरह से उसे रॉ मटेरियल मिल रहा था। इसको गेट कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड एंड आयरन ओर वगैरह वगैरह चीजें उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ से मिल रही थी इसको। द खरकई एंड द सुबर्णरेखा रिवर इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। अब ये लोग यहाँ पे तुम्हें पानी और वाटर से पानी, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, मार्केट सब मिल रहा था, लेबर भी मिल रही होगी। जहाँ पानी है वहाँ पे लोग बसते ही हैं, लोग बसते हैं तो उन्हें जॉब चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडुकेट कैपिटल फॉर इट लेटर डेवलपमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट ने भी फुल टू सपोर्ट दिया, किस लिए, ताकि ये एडुकेट कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जहाँ भी मैं कैपिटल यूज करूंगा वहाँ पैसे से मतलब है इसका। ठीक है।
इसलिए ताकि ये इंडस्ट्री बढ़े आगे। फिर अगला है क्या है, पिट्सबर्ग। अब मैं पिट्सबर्ग की क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपकी किताब में, और क्या। इट इज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, स्टील सिटी है कहाँ में, यूएसए में। हमने पढ़ा अब इंडिया, एक यूएसए। अब वही सेम सवाल, अब आयरन स्टील डेवलप क्यों किया है पिट्सबर्ग में, तो वही सब चीजें लिखते आओगे। अगर गलती से आ गया, जगह का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 1500 किलोमीटर भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखना वहाँ पे पानी नजदीक पे मिल रहा था, सब अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं। तो वहाँ पे पानी मिल रहा था पास में, और आपका मार्केट पास में था, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी थी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली, जैसा कि मैंने बोला रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल है, तो हम खोल लेंगे। व्हाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनेसोटा, मिनोस्टा, मिनोस्टा बोलेंगे तो, अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। अब हमने कोल तो मिल जा रहा था, लेकिन आयरन हम थोड़ा दूर से मंगाना पड़ रहा था। Between these mines and Pittsburgh, Great Lakes waterway is present, which is one of the world's best route for shipping or shipping. मतलब कि अब वहाँ पे नदियाँ आ गई, तो अब नदियाँ नहीं, लेक आ गए, तो अब तुम कैसे भेजोगे उसके बीच में से पानी, उससे भेज दोगे क्या बोलते हैं, शिप से, क्योंकि तुम्हें बहुत चीप भी पड़ता था, तो वहाँ उतनी दूर से भी वो लोग आयरन मंगा लेते। यूनिटी पटक ट्रेन कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक टू पिट्सबर्ग एरिया। अब वो ग्रेट लेक पे उतार दिया, अब ग्रेट लेक के बगल में छोड़ दिया पिट्सबर्ग, वहां से ट्रेन उठाती थी वो सामान, कहाँ ले जाती थी, पिट्सबर्ग में। मैंने बोला कहानी की तरह, कहानी की तरह समझो, तो बहुत घुस के रटने वाली चीजें नहीं है। द ओयो, द मोंगेला एंड द एलिगिनी रिवर प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ये जो भी अजीब से ओयो, ओयो जो भी है, मोंगेला, मोकेला बोलेंगे इसे तो, और एलिगेनी रिवर जो है, ये सब वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती थी। टुडे लास्ट 3 मिल्स आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोंगेलिया एंड एलिगेनी रिवर्स, तो अबव पिट्सबर्ग एंड along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water route. अब स्टील बन गया तुम्हारा, पानी वानी सब मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, पावर सप्लाई मिल गई, सब मिल गया। अब जो आउटपुट निकला वो बहुत ही आसानी से मार्केट तक पहुंचाया जाता था, कैसे, या तो लैंड से थ्रू रोड्स वगैरह, या फिर वाटर रूट या शिप्स इस तरह। अदर फैक्ट्रीज प्रेजेंट इन पिट्सबर्ग एरिया यूज स्टील एज ए रॉ मटेरियल, क्योंकि ये फीडर इंडस्ट्री है, तो बाकी इंडस्ट्रीज इसके स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर पाते थे to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails. अब बात है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील खत्म, अब शुरू होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बोले तो फाइबर्स यूज इन दम। अब अलग अलग फाइबर्स अलग अलग चीजें होती हैं, सिल्क से कुछ और, कॉटन से कुछ और। ठीक है, फाइबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं सिंथेटिक एंड फाइबर्स वाले चैप्टर में, साइंस के। फाइबर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन वगैरह वगैरह, और मैन मेड। इसमें क्या होता है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयन। ठीक है, अब फाइबर्स को दो तरह बांटा है, नेचुरल और मैन मेड। एक इंडस्ट्री होगी जो खाली नेचुरल यूज करेगी, एक इंडस्ट्री होगी जो मैन मेड यूज करेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। Till the Industrial Revolution, cotton cloth was made using hand spinning technique and loom, जो कि हमारे बापू गांधी जी वो बोलते हैं ना, चरखा चक्की, जो भी वो चरखा है, उसी को अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ, हैंड स्पिनिंग टेक्निक। ओ वाह। ठीक है, तो इन 18th century, पावर लूम facilitated the development of the cotton textile industry, first in Britain and later spread to other parts of the world. ठीक है, important producers of cotton textiles, India, China, Japan and USA. Before the British rule, Indian had spun and hand-woven clothes popular worldwide for their quality and design, but the production of the hand-woven cotton textile was expensive and time-consuming. जो आज के टाइम में हम हैंडलूम बोलते हैं, वो आज के टाइम में बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि वो हाथ से बीज किए जाते हैं। इसमें कोई भी मशीन का काम नहीं, किसी और डिजाइन होते हैं, सारे हाथ से बिनते हैं। और सूती कपड़ा जो भी बोलते हैं, मेरे को तो आइडिया नहीं, लेकिन आज के टाइम वो हैंडलूम के उससे दिखते हैं। So, however, the traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produced cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units. हाँ, अब जैसे आज के टाइम में इंडिया और चाइना चलता है,
तो सब कोई बोल रहा है बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट इंडिया, जो भी है, इंडिया तो नहीं लेकिन बॉयकॉट चाइना। तो मान लो एक चाइना है, ये रही अपनी चाइना, ये रही अपना इंडिया, ठीक। अब यहाँ पे हम फोन एक निकाल रहे हैं, मोबाइल। अब मोबाइल एकदम सेम मॉडल, सारे सेम फीचर वगैरह वगैरह, लाइफ सेम, सब कुछ सेम। ये बेच रहा है आपको 10K में, ये बेच रहा है आपको 20K में। चलो इतना महंगा नहीं, तो चलो 15K। आज के टाइम में कोई अमीर आदमी ऐसा इंडिया को प्रमोट करने के लिए इस 5,000 से ज़्यादा दे के इंडिया का माल ज़रूर खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में गरीब लोग क्या, मिडिल क्लास, हर 90%, 95% लोग ये 10K वाला फ़ोन ही खरीदेंगे जब उसमें सारे सेम फीचर मिल रहे हैं तो। चाहे वो चाइना का हो, जापान का हो, यूएसए का हो, फलाना ढिमकाना कहीं का भी हो। वैसे ही उस टाइम में भी अगर हमारे ट्रेडिशनल को हम प्रमोट कर रहे थे, कितना भी प्रमोट करें, लेकिन वो महंगे थे क्योंकि वो हाथ से बुनते थे। लेकिन वैसे जहाँ वेस्ट साइड में दूसरी कंट्रीज में जब मशीनरी फिट हो गई तो उन लोगों ने चीप और गुड क्वालिटी के फैब्रिक यूज बेचने लगे। अब कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही है तो आदमी ज़रूर वहीं भागेगा, और वहाँ सब ज़्यादा भागता है जब उसको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो इस पर थोड़ी सोचने वाली बात है, और कुछ नहीं। चाहे तो हम भी इसको 10,000 में बेच सकते हैं, मगर हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतना है, क्या करें। The first successful the first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854। मैंने बोला था फर्स्ट, लास्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, जो भी है ये सारी चीजें याद कर लिया करो। तो एक ये याद कर लेना डेट, 1854। क्या, फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, मुंबई में। लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, कहाँ कहाँ है। इनिशियली these industries flourished in the states of Maharashtra, Gujarat because of favorable humid climate, ठीक है जी। But today humidity can be created artificially, and raw cotton is a pure and a not weight losing raw material. So these industry has spread to the other part of the country such as Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Puri, Tehran, Panipat। हमने सुना होगा ना आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है दुबई उबई में, तो वैसे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी भी आज के टाइम में बनी जा रही होगी, पता नहीं। लेकिन ये सारी जगहों पे आज के टाइम में मिल रहा था माल, लेकिन पहले कहाँ मिलता था, महाराष्ट्र में और गुजरात में बेसिकली, ठीक है। तो अब एक और सिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो ही अहमदाबाद। इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। साबरमती रिवर के पास है तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। द फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1859 आफ्टर मुंबई। तो मुंबई में बना था 1854 में, हाँ यहाँ पे बना 1859 में, ठीक है। It soon became the second largest textile city of India after Mumbai। मतलब मुंबई वैसे ही फर्स्ट था, ये अब सेकंड बन गया। एंड was therefore often referred to as मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जानते हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको अहमदाबाद को इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हुई थी कॉटन, ठीक है, समझ आ गया। चलो, Why textile industry is developed in India? जाहिर सी बात, सवाल आना ही था। Ahmedabad is situated very close to cotton growing area which ensure easy availability of raw material। मिल गया, पहली हमारी कंडीशन पूरी। The climate is ideal for spinning and weaving। चलो ये भी अच्छी बात है। The flat terrain and easy availability of land is suitable for the establishment of mills। चलो दूसरी कंडीशन पूरी। The density populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor। तीसरी कंडीशन भी पूरी। Well-developed road and railways network permits easy transportation of the textile and the two different parts of the country, thus providing easy access to the market। चौथी कंडीशन पूरी ट्रांसपोर्टेशन वाली। Mumbai port nearby facilitates to import of machinery and export of cotton textiles। मशीनरी कैपिटल सब हो गया, पांचवी कंडीशन भी पूरी। बट इन रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स फेसिंग प्रॉब्लम्स। Several textile mills have closed down due to emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machine and technology in the mills of Ahmedabad। इंडिया की यही तो दिक्कत है, जो शुरू में हमने बनाया अब उसको ग्रो नहीं कर रहे हैं। उसको ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नई नई मशीनरीज नहीं घुस पा रही है, नई नई मशीनरीज हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। तो आज के टाइम में वो सारी बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी हम बाहर से खरीद रहे हैं,
बाहर से ला रहे हैं, बाहर से घुस रही हैं सारी नई नई कंपनियां और यहाँ पे कमा रही हैं और हमारे देश की सारी जो चीजें हैं वो बंद हो रही है और फिर ये बोलते हैं बॉयकॉट करना। मैं इससे बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं मेन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ, मैं खाली बातों नहीं बातें करता। अब ओसाका, ओसाका कहाँ पे है भाई, सुना ही नहीं। ये है आपका जापान। दिस इम्पोर्टेंट एक्सचेंज सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। ठीक है, अब वही ये सारी चीजें छाप देना ओसाका में भी, कि वो उसमें पानी मिल रहा था वगैरह वगैरह सारी चीजें थी। फिर वही सवाल आता है, वाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका। क्यों भैया, एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका ensures that land was easily available for the growth of cotton mills. Warm humid climate is well suited to spinning and weaving. The river Yodo, एक योडो रिवर है जो प्रोवाइड करती है सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल, लेबर इज इजीली अवेलेबल, लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटी, इंपोर्ट रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल. The textile industry at Osaka depends completely upon the imported raw material. Cotton is imported from Egypt, India, China and USA. मतलब जापान अपना खुद का कॉटन नहीं उगाता, वो बाहर से मंगाता है। बाहर से कहाँ से? इंडिया से, इजिप्ट से, चाइना से, यूएसए। इम्पोर्ट मतलब लेना, एक्सपोर्ट करना, भेजना। सफेनेस product is mostly exported and has a good market due to the good quality and low price. ठीक है जी। Recently, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by the other industries such as iron, steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment, and cement. अब ये भी है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज के टाइम में वहाँ भी रिप्लेस हो गई अदर इंडस्ट्रीज से, चाहे वो आयरन, स्टील हो, मशीनरी हो, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, या जो भी है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली सबको पैसा चाहिए, कोई यहाँ पे किसी की सेवा करने के लिए नहीं बैठा। ठीक है, अब आते हैं हम अपना आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए आज सब घुसे पड़े हैं, 10th में नंबर चाहिए, 11th में चाहिए, 12th में चाहिए, जेई में चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है, सॉफ्टवेयर में घुसना है, एमएनसी में काम करना है। सब रेस में दौड़े जा रहे हैं इसी चीज के लिए। Information technology industry deals in the storage, processing, and distribution of information. This industry has a global view due to serious series of technology, political, and socio-economic events. Major hubs of IT industries of the world: Silicon Valley, California, or Bangalore, or India. Bangalore, Silicon Valley, जो कि कैलिफोर्निया को बोलते हैं, और बैंगलोर जो कि इंडिया में है। ठीक है। There are other emerging information technology hubs in metropolitan centers of India such as Mumbai, Delhi, हैदराबाद और चेन्नई। ये शायद आपका बेंगलोर का है, ये आपका हैदराबाद का है, ये आपका दिल्ली का है। देख लो कितने शानदार शानदार, मेहनत करो, पढ़ाई करो खूब लगन से, अगर तुम्हें इनमें जाना है कि ये तुम एज अ इंस्पिरेशन लो और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम इधर काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। Other cities such as Gurgaon, Pune, Thiruvananthapuram, Kochi and Chandigarh are also important centers for IT industry. ठीक है, आजकल जहाँ जहाँ भी मेट्रोज हैं, जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज के नाम तुम सुन रहे हो, अहमदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, नोएडा हो गया, तिरुवनंतपुरम, कोची, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, ये सारी जगहों पे आजकल आईटी सेंटर्स हैं। लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन प्लेट्यू। अब बैंगलोर, बैंगलोर को सिलिकॉन प्लेट्यू भी बोलते हैं। बैंगलोर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड आईटी कॉलेजेस इन इंडिया। बैंगलोर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा और आईटी कॉलेजेस भी सबसे ज़्यादा हैं इंडिया में। द सिटी वॉज कंसिडर्ड दस फ्री विद लो रेंट एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब कि यहाँ सस्ता शहर है और कुछ नहीं, क्या बोले, ऐसा ये बता रहे हैं। The state government of Karnataka was the first to announce an IT policy in 1992. जो फर्स्ट आईटी पॉलिसी अनाउंस की गई थी वो थी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के थ्रू, कब? 1992 में। The city has the largest and widest availability of skilled managers with work experience. हाँ, वहाँ सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और आईटी कॉलेजेस हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे स्किल्ड सारे ही बच्चे जितने भी निकल रहे हैं, पूरे रोबोट तैयार होकर निकलते हैं कहाँ? इनके यहाँ काम करने के लिए। ठीक है, अब आगे लास्ट लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन वैली, जो कि कैलिफोर्निया को बोलते हैं। क्लोज टू सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स इन द वर्ल्ड, a pleasant climate with an attractive and clean environment, plenty of space for development and future expansion, and located close to major roads and airports.
एंड गुड एक्सेस टू मार्केट एंड फील्ड वर्कफोर्स। ये पिक है एक कैलिफोर्निया, जो कि आपका यूएसए में स्थित है। तो बस इसी के साथ पूरा चैप्टर खत्म। ये सारी चीज़ें याद कर लेना, बस सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, एक ये हाईलाइट जो चीज़ की है ये कर लेना। बाकी तो मैंने तुम्हें सारी कहानियों की तरह समझा ही दिया। बहुत इजी चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कहानी की तरह समझ लो और कुछ नहीं। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या आप क्वेश्चन के लिए वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट करो। अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, नहीं तो उसकी ज़िंदगी में बवाल करते ना शेयर ना करके। ठीक है, शेयर करो, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फिलहाल। सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ वो जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर से दबा देना, और उसको एक और बार क्लिक करके ऑल पे कर देना, पर्सनलाइज मत करना, ऑल कर देना। तो क्योंकि हमारे जो भी नए नए चैप्टर में ला रहा हूँ वो तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुँचे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।